जब भी संगीतकारों के संबंध में बात होती है तो उसमें तानसेन सर्वोपरि है। और तानसेन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है और साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तानसेन के बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे तन्ना मिश्र या फिर राम तनु, मुकुंद गौड़, मुकुंद चंद्र, त्रिलोचन, ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं। तानसेन का जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ग्वालियर में हुआ था और इन दिनों ग्वालियर संगीत का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इन दिनों ग्वालियर के विषय में कहावत थी कि अगर कोई बच्चा रोता है तो सुर में रोता है और अगर पत्थर लुढ़कते हैं तो तान में लुढ़कते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन दिनों ग्वालियर में संगीत को ऊंचाइयों का काम देने वाले थे वहां के राजा मान सिंह तोमर। दोस्तों, मान सिंह तोमर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर मैं मान सिंह तोमर की बात करूं तो मान सिंह तोमर ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिनके कारण उनका योगदान संगीत के क्षेत्र में बहुत अविस्मरणीय हो जाता है। पहली बात तो इन्होंने ग्रंथ की रचना किया था जिसका नाम था मान कुतूहल। मान सिंह नाम था तो इसीलिए मान कुतूहल नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण के एक तरह से योगदान है वो क्या है? अब तक जो दरबारी संगीत हुआ करती थी वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करती थी। तो संस्कृत के स्थान पर इन्होंने ब्रज भाषा को संगीत का एक तरह से केंद्र, वो एक तरह से संगीत में यूज किया। तो संस्कृत के स्थान पर ब्रज भाषा का यूज करने लगे। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि ध्रुपद राग के ये संरक्षक माने जाते हैं। ध्रुपद राग को इन्होंने प्रमोट किया था। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण योगदान और भी इनका माना जाता है, वो ये है कि ग्वालियर में इन्होंने संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। कहा जाता है कि जो संगीत विद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ, इसी संगीत विद्यालय से ही आगे चल करके एक घराना की शुरुआत हुई जिसे वर्तमान में हम ग्वालियर संगीत घराना के नाम से जानते हैं। मान सिंह तोमर को संगीत का शौक था तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे संगीतकारों को शरण दिया था। नए नए जो टैलेंटेड लोग होते थे उनको खोज करके लाया जाता था, उन्हें संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी और उनकी संगीत को विस्तृत करने या उनके संगीत को और भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते थे। इस संदर्भ में कई लोगों का नाम आता है जो मान सिंह तोमर के 9 रत्नों में से थे। इनमें से कई नाम हैं, जैसे उस समय के एक संगीतकार थे महमूद। इसी प्रकार से एक संगीतकार और हुए जिनका नाम था कर्ण। और आपने एक नाम और सुना होगा बैजू बावरा का। बैजू बावरा भी इसी समय थे और इसी समय तन्ना अर्थात तानसेन भी इनके दरबार में रहा करते थे। कहा जाता कि तन्ना को तानसेन नाम इसी दरबार में दिया गया था। खैर, आगे की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो मान सिंह तोमर थे उनके समकालीन जो लोधी शासक है वो है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने ग्वालियर को जीतने के कई प्रयास किए थे, कई बार उसे कुछ आंशिक सफलताएं भी मिली थी। तो मान सिंह तोमर और सिकंदर लोधी के मध्य कई बार संघर्ष हुए थे और अंततोगत्वा इन संघर्षों से थकते हुए अंततोगत्वा 1516 में मान सिंह तोमर की डेथ हो गई। मान सिंह तोमर 1516 में समाप्त हुए और इसके बाद 1517 में सिकंदर लोधी भी समाप्त हुआ। सिकंदर लोधी के समय में भी संगीत के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। खैर, अब इधर कहानी क्या हुई, जब मान सिंह तोमर नहीं रह गए तो अब ये तानसेन क्या करें। तो मान सिंह तोमर के बाद उनके पुत्र हुए जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह के दरबार में इन्होंने कुछ समय बिताया और जो मान सिंह तोमर की पत्नी थी मृगनयनी से भी कहा जाता है
कि तानसेन ने संगीत की कुछ शिक्षा सीखी थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। मान सिंह तोमर के समय जो संगीत को बढ़ावा दिया गया था, शायद अब वो ग्वालियर में वो स्थिति नहीं रह गई थी। विक्रमजीत ने भी शरण दिया, बट अब धीरे धीरे सभी जो संगीतकार थे अब वो धीरे धीरे पलायन करने लगे थे। और ऐसी कंडीशन में जब बैजू बावरा, करण, ये सभी लोग चले गए, तो फिर तानसेन ने भी डिसाइड किया कि मुझे भी जाना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में इन्होंने पता किया कि अब मुझे और अच्छी संगीत की शिक्षा कहाँ मिल सकती है। उन दिनों वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, जो एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे, और इनका नाम था स्वामी हरिदास। वृंदावन का जो निधि वन है वहीं पर स्वामी हरिदास रहते थे। तो तानसेन हरिदास के पास पहुंच गए। कहा जाता है कि हरिदास के पास पहुंच करके जो ध्रुपद राग है, इस ध्रुपद राग को इन्होंने सीखा, और स्वामी हरिदास और तानसेन का ध्रुपद राग को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हरिदास से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण किया, और जब संगीत की शिक्षा ग्रहण कर चुके तो फिर उन्होंने विदाई लिया कि गुरुदेव अब मुझे कुछ आगे अपनी जीविका के लिए भी साधन खोजने होंगे। इन दिनों कहा जाता है कि बनारस के एक मंदिर में रहने लगे एक पुजारी की तरह, वहां पर गाना भी गाते थे। और उसी समय इन पर नजर पड़ी शेर शाह सूरी की, चूंकि डेथ हो चुकी है, तो शेर शाह का एक पुत्र था दौलत खां, उसकी नजर पड़ी। और कहा जाता है कि कुछ समय तक ये दौलत खां के दरबार में भी रहे, लेकिन उन्हें कुछ बातें रास नहीं आई, और अंतोगत्वा अब तानसेन चले गए रीवा के राजा रामचंद्र सिंह बघेल के दरबार में। तो अब देखिए यहां से इनका जो संगीत के क्षेत्र में उन्नयन है वो सही मायने में यहीं से होता है। रीवा के राजा थे इस समय, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनके राजा थे रामचंद्र सिंह बघेल। बघेल राजा के दरबार में ये रहने लगे। इनकी एक तरह से कहा जाए संगीत के संदर्भ में इनका नाम काफी ऊंचाइयों तक बुलंद होने लगा। कहा जाता है ये खबर मिल गई अकबर को, और जब अकबर को ये खबर मिली तो अकबर ने इनको बुलावा भेजा। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में एक पत्र पहुंचा, एक दूत भेजा गया कि आपके दरबार में जो संगीतकार रहता है उसको हमारे यहाँ भेज दीजिए। वीर तानसेन कहीं से भी तैयार नहीं थे कि मुझे अकबर के दरबार में जाना है, लेकिन कहा जाता है कि राजा रामचंद्र ने ही समझाया कि देखो बड़े दरबार के बड़े फायदे होते हैं, अगर तुम वहां चले जाओगे तो तुम्हारा ही लाभ होगा। और ऐसी स्थिति में लगभग 1562 के नियर अबाउट तानसेन अकबर के दरबार में चले गए। इन दिनों कहा जाता है कि उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। खैर अकबर इनके संगीत से बहुत प्रभावित हुआ और इन्हें शीघ्र ही अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अकबर इनको 9 रत्नों में शामिल करता है और कई उपाधियां भी अकबर इनको प्रदान करता है। जैसे अकबर ने इनको एक उपाधि प्रदान किया था कंठा भरण वाणी विलास, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान किया था। फिर आपने ये तो देख ही लिया कि 9 रत्नों में से एक ये भी है। एक उपाधि और प्रदान किया था जिसका नाम था मियां। अब ये मियां क्यों प्रदान किया गया? मियां इसलिए प्रदान किया गया चूंकि जो तानसेन थे उनके एक गुरु और हैं, और वो गुरु कौन है? वो है मोहम्मद गौश। मोहम्मद गौस जो थे वो एक्चुअल में एक सूफी संत थे, और कहा जाता है कि ये कादिरी सिलसिला के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो मोहम्मद गौस से भी तानसेन ने संगीत की शिक्षा कुछ मात्रा में ग्रहण किया था। मोहम्मद गौस से कहा जाता है कि बहुत प्रभावित थे, और इसीलिए मोहम्मद गौस के सुझाव पर इन्होंने कहा जाता है कि अपना धर्म बदल लिया और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हालांकि बहुत सारे राइटर कहते हैं कि बात सच नहीं, लेकिन कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम
अता अली खां रख लिया, यानी अब वे तानसेन की जगह अपने आप को क्या कहने लगे, अता अली खां। कई लोगों ने यह भी लिखा है कि चूंकि वो अकबर की एक पुत्री से विवाह करना चाहते थे, इसलिए भी इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन ये बातें बहुत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब ये अकबर के दरबार में गए तो तभी इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के नियर अबाउट है। तो खैर ये एक विवादित तथ्य है, बट इसमें मानते हैं कई विद्वान कि मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अता अली खां के नाम से जाने जाने लगे। खैर बात करते हैं इधर की। अकबर इनके संगीत की विधाओं से बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन कहा जाता है कि एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, निश्चित तौर पर तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो, एक बहुत अच्छे संगीतकार हो, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूं, जिस गुरु ने तुम्हें संगीत की शिक्षा प्रदान किया है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु तो किसी के दरबार में जाते नहीं, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको स्वयं उनके दरबार में जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा ऐसा? हाँ। तो कहा जाता कि तानसेन और अकबर दोनों ही भेष बदल करके स्वामी हरिदास के यहां पहुंचे। हरिदासी संप्रदाय की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में विवरण प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि अकबर ने जब स्वामी हरिदास से ध्रुपद राग सुनी, उनके भजन सुने, तो एकदम से कहा जाए ना जैसे मंत्रमुग्ध हो गया और पूरी तरह से जैसे सुध बुध खोने वाली अवस्था में आ गया। कहा जाता है कि जब अकबर लौट करके आया ना, तो बहुत दिनों तक उसके दिमाग में स्वामी हरिदास के भजन गूंजते रहे। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, निश्चित तौर पर तुम एक बहुत अच्छे गायक हो, लेकिन तुम अपने गुरु के चरणों की धूल के समान भी नहीं हो। और इस पर तानसेन ने जो जवाब दिया उसे सुनिएगा। तानसेन ने कहा कि देखिए बादशाह, मेरे गुरु में और मुझ में अंतर तो है ही। मेरे जो गुरु हैं वो इस संपूर्ण चराचर जगत के बादशाह के लिए गाना गाते हैं, और मैं इस धरती के एक टुकड़े के एक छोटे से हिस्से के लिए, के शासक के लिए मैं गाना गाता हूं। तो जो अंतर मेरे बादशाह में और मेरे गुरु के बादशाह में है, वही अंतर मेरी गायकी और मेरे गुरु की गायकी में। खैर कुल मिलाकर के तानसेन का एक बहुत बड़ा योगदान संगीत के क्षेत्र में माना जाता है। तानसेन ने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, जैसे इन्होंने कई रागों का विस्तार किया, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, ऐसे नवीन रागों की शुरुआत किया, और ध्रुपद राग को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने कई जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी लोकप्रिय बनाया, जैसे एक वाद्य यंत्र था रबाब। रबाब एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी, लेकिन भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का जो योगदान है वो तानसेन को ही दिया जाता है। शुरबहार है, रबाब है, ऐसे तमाम वाद्य यंत्र थे जिनको बीरबल ने लोकप्रिय बनाया था। ये एक संगीतकार होने के साथ साथ बहुत सारी जो कविताएं हैं उनको भी लिखा करते थे। जैसे अगर इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रचनाएं, जैसे संगीत सार है, या फिर इसी प्रकार से रागमाला। रागमाला एक ऐसी विधा होती है जिसको कई लोगों ने अलग अलग लिखा, जिसमें कई प्रकार की रागों का मिश्रण होगा। तो जैसे रागमाला है, संगीत सार है, श्री गणेश स्तोत्र है, ये तमाम इनकी विधाएं जो है इनके द्वारा लिखी गई साहित्यिक पुस्तकें हैं। और इसलिए माना जाता है कि जहां एक ओर संगीत के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है, वहीं दूसरी ओर काव्य साहित्य के क्षेत्र में भी इनका एक अग्रणी योगदान तानसेन का माना जाता है। खैर देखिए, तानसेन ऑलरेडी मैंने आपसे बताया था कि मोहम्मद गौस के शिष्य थे और मोहम्मद गौस की ही प्रेरणा से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और अपना नाम अता अली खां रखा था। तो इसलिए कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हुई तो अबुल फजल ने भी इस बात को कोट किया है कि जब डेथ हुई तो यद्यपि हिंदू संस्कारों का भी प्रयोग किया गया इनकी डेथ सेरेमनी में, लेकिन अंतिम रूप से
देखा जाए तो इनको मोहम्मद गौस की समाधि के बगल में ही ग्वालियर में दफनाया गया। तो ग्वालियर में जहां पर मोहम्मद गौस की समाधि है, उसी के बगल में तानसेन की भी समाधि है। आज भी दोस्तों ग्वालियर में जो या ये कहें कि ग्वालियर में इनकी समाधि, और मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में भी प्रत्येक दिसंबर के यानी महीने में एक समारोह आयोजित करती है। उसको कहा जाता है तानसेन समारोह, जो संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक तरह से समारोह माना जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस तरह से ये थी संक्षिप्त बातें किनके विषय में, तानसेन के विषय में। आइए जरा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि तानसेन से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं विगत वर्षों में, और इसी आधार पर हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि और भी कैसे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? पहला ऑप्शन, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। नहीं, आपने पढ़ा है कि सम्राट अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दिया, बल्कि कंठाभरण वाणी विलास और साथ में मियां की उपाधि से विभूषित किया था। तानसेन मानसिंह तोमर के दरबार में ही तानसेन के नाम से जाने जाने लगे थे। तानसेन ने हिंदू देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना किया। आपने बार बार पढ़ा है कि ध्रुपदों की रचना में इनका विशेष योगदान है, तो ये पॉइंट सही है, पहला गलत है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना किया, ये भी बात सच है। मैंने आपसे बताया था कि जब इन्होंने कहा कि मैं राजाओं के लिए भी लिखता हूं और मेरे जो गुरु हैं वो केवल और केवल ईश्वर के लिए गाते हैं, तो अपने संरक्षकों के लिए भी गानों की रचना किया, ये भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना किया, ये भी बात सच है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके? सही। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 2019 का। ठीक इसी पैटर्न पर और भी कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ कमीशन के द्वारा एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2020 में ही, 2019 में यूपीएससी ने पूछा, 2020 में मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। नहीं, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि तानसेन जो है ये उपाधि पहले से ही इनको ऑलरेडी मिल चुकी है मानसिंह तोमर के दरबार में, और रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन के नाम से विख्यात हुए। तो अकबर का इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल तानसेन के विषय में इतनी बातें हैं।